हेलो टेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ और एक बार फिर से मैं आप सभी टेंथ क्लास के बच्चों का इस सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। और हम लोग पिछले दिनों अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बुक से सेकेंड लेसन शुरू किए थे पढ़ना, ठीक है। और सेकेंड लेसन हमारा क्या था बच्चों, है ना, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, है ना। चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बोलिए या आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक भी कह सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोगों ने दो चीज़ महत्वपूर्ण पढ़ी थी पिछले भाग में। पहला मैंने पढ़ा था कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं ना, किसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था बच्चों आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो कितने क्षेत्रक थे बच्चों? पहला प्राथमिक क्षेत्र था, दूसरा था द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा था हमारा तृतीयक क्षेत्र। तो हमने तीनों क्षेत्रों को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था और उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और 2 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला है कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं व सेवाओं की गणना तथा कुल उत्पादन को जानने की विधि, है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, वो है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो ये 2 पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है बच्चों, क्षेत्रक की विविध वस्तुओं व सेवाओं की गणना तथा कुल उत्पादन को जानने की विधि, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों, ये आपकी बुक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो क्षेत्रक हैं यानी जो उनमें विविध वस्तुओं सेवाओं की गणना और कुल उत्पादन कैसे उनकी गणना की जाती है, उसकी गणना करने की क्या विधि है। तो बच्चों अक्सर हम लोग के ये सवाल आता है दिमाग में ना कि इतनी सारी वस्तुएं क्या होती हैं, उत्पादित होती हैं, है ना, इतनी सारी सेवाओं का सृजन किया हजारों बड़ी संख्या में, तो इनकी गणना कैसे होती है, इनकी गणना करना क्या होगा, एक असंभव कार्य है ना। लेकिन जो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, है ना, इस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने क्या किया है, सुझाव दिया। उनका सुझाव क्या है अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो वास्तविक संख्याएं हैं उनकी, है ना, योग करने के स्थान पर यानी संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का क्या किया जाए, उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो और इस तरह से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो ना संख्याओं के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर करना चाहिए, मूल्य के उपयोग के आधार पर। जैसे आपकी बुक में उदाहरण लीजिए दिया हुआ है कि मान लीजिए 10,000 किलोग्राम, है ना, गेहूँ जो है वो कितने रुपए की प्रति किलो मिलता है, 8 रुपये प्रति किलो, है ना। तो अगर 10,000 किलोग्राम यानी किलो 10,000 किलोग्राम का मतलब 10,000 किलो, है ना, गेहूँ आपको लेना है और 1 किलो गेहूँ कितने प्रति रुपये मिल रहा है, 8 रुपये। तो 10,000 गेहूँ का 8 रुपये के हिसाब से पूरा मूल्य कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर एक नारियल की कीमत क्या है बच्चों, 10 रुपये, है ना, तो 5,000 नारियल की मूल्य कितना हो जाएगा। तो 10 में अगर हम 5,000 में 10 से वो करें तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। तो इस तरह से जो वस्तुओं की या सेवाओं की गणना है वो संख्या के आधार पर नहीं बल्कि मूल्यों के आधार पर क्या करनी चाहिए, की जानी चाहिए। ऐसा सुझाव किसका है, अर्थशास्त्रियों का है। इसी प्रकार जो हमारे तीनों क्षेत्र कौन से बच्चों, हमारे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, है ना। इन तीनों क्षेत्रों में जो वस्तुओं और सेवाओं
के मूल्यों की गणना जो है वो इसी प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो जो प्रत्येक क्षेत्र की जो में विविध जो वस्तुएं हैं या जो सेवाएं हैं, उनकी जो गणना या कुल उत्पादन करने की जो विधि है वो दो तरीके से की जाती है। पहला है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना, है ना। पहली विधि कैसे की जाती है? कुल उत्पादन को जानने की पहली विधि क्या है बच्चों? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना। और दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद। अंतिम वस्तुओं और या सेवाओं की गणना का मतलब होता है कि वो वस्तु बच्चों जो उपभोक्ताओं तक क्या होती है, पहुंचती है ना। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता आप हैं, हम हैं। तो हम लोग तक बाज़ार में जो वस्तु पहुंच रही है वही क्या है बच्चों? अंतिम वस्तु होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई बिस्किट ले रहे हैं तो वो क्या है बच्चों? अंतिम वस्तु है ना। क्यों अंतिम वस्तु है? क्योंकि वो कई सारी चीज़ों के सहयोग से क्या होती है, मिलकर बनाई गई है ना। उसमें कई चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन अंतिम चीज़ जो बनी वो क्या बनी? बिस्किट बनी। तो इसलिए जो हम तक वस्तुएं पहुंच रही हैं या उपभोक्ताओं तक जो वस्तुएं पहुंचती हैं, उन्हीं वस्तुओं को बोला जाता है अंतिम वस्तुएं या सेवा। तो इनके द्वारा कैसे गणना की जाती है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना। हमने बता दिया अंतिम वस्तु और सेवाओं, अंतिम वस्तु और या सेवा किसको कहते हैं। तो अंतिम वस्तु हमने बताया कि वो वस्तु जो उपभोक्ता तक यानी हमारे और आप तक पहुंचती है। आपकी बुक में एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया बच्चों कि अंतिम वस्तु का हम उदाहरण एक बिस्किट से ले सकते हैं ना बच्चों। आप अगर एक बिस्किट बाज़ार से ख़रीदते हैं, है ना, और उस बिस्किट के पैकेट का एक पैकेट का दाम है 15 रुपये, है ना। अब बिस्किट कैसे बनी बच्चों? आटे से बनी। आटा कहाँ से आया? गेहूँ से आया। गेहूँ कहाँ से आया? गेहूँ को किसान ने बोया, गेहूँ किसान लाया, है ना। तो किसान ने जो है अपना गेहूँ कहाँ दिया? बेचा आटा मिल में। कितने रुपए किलो की दर से? 8 रुपये प्रति किलो की दर से। आटा मिल वाले ने उस गेहूँ को पीसा और पीसने के बाद उसे 10 रुपये किलो की दर से कहाँ बेच दिया? बिस्कुट की कंपनी को। ठीक है, अब बिस्कुट की कंपनी ने उस आटे से क्या किया? बिस्किट बनाया। बिस्किट बनाने के लिए उसको आटे के अलावा और भी कुछ चाहिए, तो आटे के अलावा उस बिस्किट कंपनी ने आटे में चीनी और तेल का इस्तेमाल किया। अब आटा, तेल और चीनी इन सब को मिलाकर बिस्कुट कंपनी ने क्या बनाया? बिस्कुट बनाया। ठीक है, अब उस बिस्कुट कंपनी ने उस बाज़ार में उसको बेचा, है ना। कैसे बेचा? मान लीजिए उसने एक बिस्किट का पैकेट जो है वो, मान लीजिए 4 बिस्किट के पैकेट वो 60 रुपये में बेचती है, तो एक बिस्किट का पैकेट का दाम कितना होगा बच्चों? 15 रुपये, है ना। तो हुआ ना बच्चों। अब जो 60 रुपया है, ये बिस्किट जिस आखिरी वस्तु जो बनाई गई, है ना, जो अंतिम वस्तु बनी, तो अंतिम वस्तु क्या बनी? आटा तो बना नहीं, चीनी तो बना नहीं, तेल तो बना नहीं, इन सब का इस्तेमाल किया गया। इन सब के इस्तेमाल से क्या बनाया गया? बिस्किट। और बिस्किट का किस तक पहुंची? हम तक पहुंची। तो बिस्किट क्या है बच्चों? वो अंतिम वस्तु है या अंतिम उत्पाद है जिसका बिस्किट कंपनी ने क्या किया? उत्पादन किया। तो इसे बच्चों क्या किया? अब जैसे मैंने बताया कि 4 पैकेट, है ना, बिस्किट के 4 पैकेट जो है वो 60 रुपये में बेचेंगे। तो अगर 4 पैकेट बिस्किट के 60 रुपये में बेचेंगे तो एक पैकेट का दाम कितना होगा? 15 रुपये हुआ, है ना। तो जो अंतिम वस्तु जो है या जो अंत सेवाएं होती हैं, इनकी गणना के आधार पर जो है वो क्या किया जाता है? वस्तुओं की जो है उत्पादन की गणना जो है वो की जाती है। जैसे एक उदाहरण आपके बुक में ये बिस्किट का दिया है। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना इसी ढंग से, इसी तरीके से की जाती है। जैसे हमने एक बुक में आपकी क्या देखा? बिस्किट का उदाहरण। अब ये बताइए, सवाल ये है बच्चों, क्यों बिस्किट को अंतिम वस्तु
कहा गया, है ना। क्यों नहीं आटा, गेहूँ, चीनी, तेल इनका अंतिम वस्तु में इनको क्यों नहीं अंतिम वस्तु कहा गया? तो अंतिम वस्तु आटा, गेहूँ या चीनी या तेल को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि गेहूँ, आटा, चीनी, तेल इनका क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया। किसके लिए किया गया? बिस्कुट बनाने के लिए, निर्माण के लिए, है ना। तो इसीलिए गेहूँ, आटा, चीनी, तेल को अंतिम वस्तु नहीं कहा गया, नहीं कहा जा सकता, बल्कि इनको क्या कहा जा सकता है? इनको मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु क्यों बोला गया आटा, गेहूँ, आटा, तेल, चीनी को? क्योंकि इनके प्रयोग से ही, इनका इस्तेमाल करके ही, है ना, बिस्किट का क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसलिए आटा, चीनी, तेल ये अंतिम वस्तु ना होकर ये कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी? मध्यवर्ती वस्तु। और अंतिम वस्तु क्या कहलाएगी? बिस्किट कहलाएगी। समझ में आ गया? तो अंतिम वस्तु के द्वारा या अंतिम वस्तु और सेवाओं के द्वारा जो है वो कुल उत्पादन की क्या की जाती है बच्चों? गणना की जाती है। तो ये पहली विधि हो गई। समझ में आ गया? तो अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु वो वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। जैसे अभी हम लोगों ने बिस्किट का उदाहरण देखा ना, तो बिस्किट अंतिम वस्तु है ना, मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। मध्यवर्ती वस्तु इसमें क्या है? गेहूँ है, आटा है, चीनी, तेल, यानी कंपनी जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है बिस्किट बनाने में, वो वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु कहलाएंगी। और जब इन मध्यवर्ती वस्तुओं का इस्तेमाल करके जो वस्तु बनाई गई उसको बोला गया अंतिम वस्तु। चले बच्चों आगे। अब आता है दूसरी विधि। क्या है बच्चों? कुल उत्पादन गणना जानने की। वो है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। सकल घरेलू उत्पाद यानी टोटल ग्रॉस प्रोडक्शन। टोटल, सकल का मतलब होता कुल, है ना, टोटल। तो कुल मतलब, टोटल मतलब किसका? हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सकल घरेलू उत्पाद में एक क्षेत्र का उत्पादन नहीं शामिल किया जाता है ना, बल्कि प्राथमिक क्षेत्र का भी, द्वितीयक क्षेत्र का भी और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों का जो उत्पादन होता है उनका योगफल जो होता है, यानी तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों का जो योगफल होता है उसे ही देश का क्या बोला जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी टोटल ग्रॉस, है ना, प्रोडक्शन। ठीक है, चले आगे बच्चों, आगे चलते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है ये हम लोग देखते हैं। किसी विशेष वर्ष में, है ना, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। इन क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है बच्चों? मूल्य होता है। यानी जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ये किसी भी देश में, है ना, किसी भी देश के अंदर किसी एक वर्ष विशेष में उत्पादित जो सभी अंतिम वस्तु है, सेवाएं हैं, उनका मूल्य ही क्या होता है बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अर्थव्यवस्था की विशालता, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की विशालता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है ये समझ में आ गया। जीडीपी जिसको हम बोलते हैं। तो टोटल जो हमारा प्रोडक्शन है उसको समझ में आ गया क्या होता है बच्चों। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जो तीनों क्षेत्रों का
उत्पादन होता है उसका योगफल ही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि ये किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या होता है ना। तो किसी देश में किसी एक वर्ष विशेष में उत्पादित जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका मूल्य ही क्या कहलाता है बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे किसकी गणना की जाती है बच्चों, विविध वस्तुओं व सेवाओं की गणना तथा कुल उत्पादन को जाना जा सकता है इन दो तरीकों से या विधियों से। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है जो हम पढ़ेंगे वो है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, है ना। कौन से क्षेत्रक में, वही क्षेत्रक है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्र में। तो इन तीनों क्षेत्रों में कैसे परिवर्तन हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो सभी जानते हैं बच्चों, आपको भी पता है कि विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है ना, कि उसकी शुरुआत किस क्षेत्र से हुई है, प्राथमिक क्षेत्र से। यानी सबसे पहला क्षेत्र क्या था, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, उस किसी भी देश की जो विकास की प्रारंभिक अवस्था है वो किस क्षेत्र से शुरू होती है बच्चों, इसी प्राथमिक क्षेत्र से शुरू होती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो रहा है, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश। लेकिन यही प्राथमिक क्षेत्र है ना, इसी प्राथमिक क्षेत्र में जैसे हमने बताया ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि है, पशुपालन है ना, वानिकी है, और आपका खनिज है, खनन है, ठीक है, मत्स्यन है, ये सारी क्रियाएं हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आती। तो जैसे जैसे ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है विकसित देश के लिए भी और विकासशील, लेकिन जैसे जैसे इस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि प्रणाली क्या होती गई बच्चों, बदलती गई, परिवर्तित होती गई, है ना, वैसे वैसे है ना प्राथमिक क्षेत्र भी क्या होता गया, समृद्ध होता गया। यानी ये कृषि क्षेत्र क्या होता गया, समृद्ध होता गया। जैसे जैसे कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत ज़्यादा उत्पादन होने लगा, है ना। जैसे जैसे कृषि क्षेत्र बढ़ना मजबूत होता गया, समृद्ध होता गया, वैसे वैसे उत्पादन भी क्या होने लगा, अधिक होने लगा। और इसके साथ साथ बच्चों बहुत सारे लोग जो हैं वो कृषि के अलावा दूसरे कार्यों को करने लगे। कृषि के साथ साथ अब बहुत सारे लोग दूसरे कार्यों को क्या होने लगे, करने लगे। शिल्पियों, व्यापारियों की संख्या में, यानी कृषि क्षेत्र के समृद्ध होने से शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की जो गतिविधि थी वो भी कई गुना क्या हो गई, बढ़ गई। क्रय विक्रय मतलब जो खरीद और फरोख्त की जो विधियां हैं खरीदने और बेचने की, वो भी कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त जो है अनेक लोग जो हैं बच्चों परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे, है ना। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े हुए थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं। यानी इसके बावजूद भी, है ना, इस अवस्था में भी अधिकांश जो उत्पादित वस्तुएं थी वो क्या थी बच्चों, प्राथमिक उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद थे। यानी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद थे, है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती थी, है ना। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो बहुत सारे लोगों को क्या करता था, रोजगार भी देता था। यानी सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो प्राथमिक क्षेत्र में ही क्या करते थे, काम करते थे, रोजगार करते थे, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ बच्चों, लंबे समय के बाद, है ना, विशेषकर जब विनिर्माण की नवीन प्रणाली की शुरुआत हो गई। विनिर्माण मतलब
प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का जब रूप बदलने का काम जो है वो और भी बेहतर तरीके से होने लगे, यानी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो वस्तुएं थी, उत्पाद थे, उनको और भी ज़्यादा क्या करने लगा, क्या किए जाने लगा बच्चों, और भी उनसे ज़्यादा वस्तुओं का क्या होने लगा, निर्माण होना, उनका रंग रूप बदलकर और ज़्यादा उनसे वस्तुओं का निर्माण होने लगा। यानी जब विनिर्माण की नवीन प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ तब कारखाने, उद्योग धंधे क्या हो गए, अस्तित्व में आ गए। अब जब कारखाने और उद्योग धंधे अस्तित्व में आ गए तो अब लोग जो हैं वो खेतों में काम करने से ज़्यादा कहाँ काम करने लगे, कारखानों में, है ना। अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्होंने कारखानों में काम करने के लिए मजबूर, या तो वो खुशी से काम करते थे या फिर उनको मजबूर किया गया, है ना। यही नहीं बच्चों, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग क्या करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। जो कारखानों में सामान सस्ता बनता था उसको लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से अब जो था द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया, सबसे महत्वपूर्ण हो गया। कारखाने वगैरह किस में आते हैं बच्चों, द्वितीय क्षेत्र में। पहले प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जब रोजगार वगैरह यहाँ मिलने लगा तो अब द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। इसके बाद लगभग 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव, यानी अब 100 वर्षों के बाद जो ये द्वितीय क्षेत्र था इसमें भी बदलाव होने लगा। यानी द्वितीय क्षेत्र के साथ साथ अब एक नए क्षेत्र का क्या हुआ, विकास हुआ, और वो था हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो था, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते थे, इस क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। क्यों महत्व बढ़ गया अब, क्योंकि अधिकांश जो श्रमजीवी लोग थे, यानी श्रमजीवी लोग मतलब कार्यशील जनसंख्या थी, काम करने वाले लोग थे, अब वो ज़्यादातर किस क्षेत्र में नियोजित होने लगे, काम करने लगे, संलग्न हो गए, इस सेवा क्षेत्र में, यानी तृतीय क्षेत्र में, है ना। इस प्रकार से देखा गया बच्चों कि जो हमारे ये प्राथमिक क्षेत्र और उसके बाद द्वितीय, पहले प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था, उसके बाद जब कारखाने वगैरह अस्तित्व में आए तो द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया, और जब द्वितीय क्षेत्र के बाद जब सेवाएं जैसे परिवहन, संचार ये सब आए, बैंक आए, तो द्वितीय क्षेत्र के साथ साथ सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का क्या हो गया, महत्व बढ़ गया। क्योंकि आज यानी वर्तमान में ज़्यादातर लोग जो हैं बच्चों इस तीसरे क्षेत्र में यानी तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम में आप देखिए, ब्लू वाला जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, रेड वाला जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है, और ग्रीन वाला जो क्षेत्र है ये तृतीय क्षेत्र का है, जिसमें बाकी संचार और ये परिवहन और बैंक आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रंग ये वाला, यानी सबसे ज़्यादा कार्य लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की तुलना में आज किस क्षेत्र का महत्व ज़्यादा है, इस तृतीय क्षेत्र का महत्व ज़्यादा है। तो ये है बच्चों क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो आज हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़े। पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं व सेवाओं की गणना तथा कुल उत्पादन को जानने की विधि। तो 2 विधि देखा, अंतिम वस्तुओं की गणना, और दूसरा देखा सकल घरेलू उत्पाद यानी टोटल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हम लोगों ने देखा। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। इसमें देखा कि पहले प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था, उसके बाद जब कारखाने आए तो द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया, और जब उसके बाद संचार बैंक आए तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया। और डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा कि आज जो वर्तमान के समय में सेवा क्षेत्र जो है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ संलग्न हैं, श्रमजीवी जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में। तो थैंक यू बच्चों। आगे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का आगे का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।